नमस्कार, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों ये हमारा बिहार सेंट्रल लेवल मेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट का 21वां वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको कुल मिलाकर 50 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। 50 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एक करेक्शन है, कल दोस्तों हमने बता दिया था कि 4 दिसंबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। 4 दिसंबर को जो है नेवी डे मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ये दोस्तों एक करेक्शन रहेगा, इसको देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर जो है आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 2 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। पहला देखिए क्या है, किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित शिशुओं पर उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। देखिए ये जो वाक्य है हमारा गलत है। दूसरा पढ़िए, किसी क्षेत्र विशेष में 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। देखिए दूसरा जो है बिल्कुल सही है। तो मृत्यु दर के बारे में शिशुओं के ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। दूसरा प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था, यह निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो देखिए काफ़ी बार प्रश्न आया है। तो जो मौर्य काल में समाज जो था 7 वर्गों में विभक्त था, इसकी जानकारी मिलती है इंडिका से। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? तो आप सभी को पता है कि मेगास्थनीज जो थे एक यूनानी राजदूत थे, मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इन्होंने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बारदोली आंदोलन के बाद ही बारदोली के निवासियों और बारदोली की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। तो ये प्रश्न पूछा गया कि सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को कब दी गई? तो बारदोली आंदोलन के बाद ही जो है इन्हें दी गई थी। अगला देखिए, चौथा प्रश्न हमारा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 3 कथन दिए हुए हैं, बताना है कि सरदार पटेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला देखिए, ये संविधान सभा की मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे। बिल्कुल सही है। इन्होंने देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए क्या है, ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। बिल्कुल सही है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो है बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त तो सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 5वां प्रश्न, एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्यों? एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए एंजाइम शरीर के लिए आवश्यक इसलिए होते हैं कि शरीर की जो रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम जो होते हैं शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। सी ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की खोज, जिससे हम इस पुस्तक को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो जो भारत की खोज पुस्तक है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, और यह है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। क्या है? भारत की खोज, जिससे इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 7वां देखिए, निम्न संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी कि निम्न में से किन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पहला है लोकसभा। तो लोकसभा में महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। विधानसभा में महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है, लेकिन पंचायती राज में जो है आरक्षण है महिलाओं के लिए 33%, और नगर पालिका में भी जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नगर पालिका और पंचायती राज, यानी कि जो 3 ऑप्शन है और 4, इन दोनों में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो पंचायती राज वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और नगर पालिका जो है यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पंचायती राज अनुसूची 11वीं में है, और नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची में है। दोनों आप याद रखिएगा। अगला देखिए 8वां प्रश्न, हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में कौन सी जो है सम्मिलित नहीं है? देखिए हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जो बी दिया है, भोटिया जनजाति। देखिए जो भोटिया जनजाति है झारखंड में निवास नहीं करती है, बल्कि कहाँ पर निवास करती है?
यह जनजाति जो है उत्तराखंड में निवास करती है। तो जो भोटिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो 3 जिला है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में जो है निवास करते हैं और ये खाना बदोश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हैं वो सुमेलित हैं, बी सुमेलित नहीं है। अगला है 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो हमारे क्या हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर जो थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो निम्न में से नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परितारिका, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग जो होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 11वां प्रश्न, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो देखिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग है और जो संघ लोक सेवा आयोग है ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, और जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक रखा गया है। और देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और जो राज्य लोक सेवा आयोग होती है इनके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी जो प्रावधान रहेगा वह लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 12वां प्रश्न, भारत के महान्यायवादी, जिसे हम क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI कहते हैं, को संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार होता है लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, अगर हम पहले बात करें कि हमारे जो महान्यायवादी हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया स्थान? तो अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का जो है स्थान रखा गया है, और इन्हें जो है संसद के किसी भी सदन में जो है भाग लेने का अधिकार होता है लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी जो दिया है, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है अनुच्छेद 88। तो 88 में दोस्तों ये प्रावधान दिया गया कि ये संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं लेकिन इन्हें जो है मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? तो देखिए, जो 8वीं अनुसूची है इसमें मैथिली भाषा को कब शामिल किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2003 में। देखिए 2003 में जो है 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। इन चारों भाषाओं के नाम आप याद रखिए। पहली हो जाएगी बोडो, बोडो को भी जो है 2003 में जोड़ा गया था। डोगरी जो भाषा है, डोगरी भाषा को भी 2003 में जोड़ा गया था। मैथिली भाषा को 2003 में जोड़ा गया था, और संथाली भाषा को जो है 2003 में जोड़ा गया था। बात करें कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो है कुल इस समय 22 भाषाओं को जो है स्थान दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी 2003 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? सही आंसर क्या हो जाएगा 14वें प्रश्न का? तो अकबर ने जो है 1964 में, कब? 1564 में, माफ़ कीजिएगा, अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी देखें तो देखिए 1562 में जो है अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किया, समाप्त कर दिया। 1563 में अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, तो ये भी याद रखिए 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। और 1564 में जो है अकबर ने जजिया कर जो है समाप्त कर दिया। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, और 1564 में जो है जजिया कर को भी अकबर ने समाप्त कर दिया। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित जो विशिष्ट प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 370। देखिए जो 371 है, 371 जो है विभिन्न राज्यों के जो विशेष प्रावधान है उनसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर जो है सी 371 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए
गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पहली बात तो उज्जैन जो है गंगा नदी के किनारे है, नहीं है। लुधियाना भी नहीं है, दिल्ली भी जो है गंगा के स्पष्ट किनारे नहीं है। कानपुर जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जो कानपुर है वो गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 16वां प्रश्न कि बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? तो देखिए बिहार में जो है पंचायती राज को 1962 में जो है कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था। कब? 1962 में। बात करें कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया, तो 1959 में जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 1962 में बिहार में जो है पंचायती राज को कानूनी दर्जा जो है प्रदान किया गया। अगला देखिए, जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था क्या होती है? तो देखिए मैंने पूरा पंचायती राज बताया था कि सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे छोटा होता है। दूसरे नंबर पर आती है पंचायत समिति, जो कि खंड स्तर पर होती है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। और तीसरे पे हमारा आता है जिला परिषद। तो सबसे बड़ी क्या होती है एक जिले में पंचायती राज की जो सर्वोच्च संस्था होती है वो होती है हमारी जिला परिषद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 18वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। दोनों याद रखिए, 57 में प्लासी, 64 में बक्सर का युद्ध। और 64 में कब लड़ा गया था ये आपको डेट याद रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है 22 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764। अगला है 19वां प्रश्न, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने की दशा में उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेंगे जब तक कोई दूसरा निर्वाचित राष्ट्रपति पद न संभाले। ये किस अनुच्छेद में जो है बात कही गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसका जो पद है, पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, जब तक कोई दूसरा जो है नियुक्त न हो जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, घरेलू मक्खी की लार्वा को क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी की लार्वा को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैगट। क्या कहते हैं? जो घरेलू मक्खी होती है उसकी लार्वा को मैगट कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? देखिए प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है, बैंकिंग संघ सूची का विषय है, वायुसेना जो है संघ सूची का विषय है, लेकिन भूमि जो है यह संघ सूची का विषय नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमि जो है संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। 22वां देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगे हुए हैं? निम्न में से कौन सा जो राज्य है वह बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगा हुआ? देखिए मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल यह बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, किंतु मणिपुर जो है क्या हो जाएगा? मणिपुर जो है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो 22वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है मणिपुर है करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है टोडा जनजाति निवास करती है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए 24वां प्रश्न, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो देखिए जो पहला था गोलमेज सम्मेलन वह लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, लेकिन जो दूसरे और तीसरे थे यह लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुए थे। किसके समय में? दूसरा तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड विलिंगटन वायसराय थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए 25वां प्रश्न, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमार्गों के विकास से। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजमार्गों के विकास से। और एक परियोजना और पूछी जाती है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो ये भी जो है 4 महानगरों को, यानी कि जो भारत के 4 महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, उनको जोड़ने वाली जो योजना थी उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। और यह अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये योजना आई थी। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं। अगला देखिएगा 26वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन किस स्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो देखिए जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से प्राप्त होता है। कालीबंगा किस नदी के किनारे था? तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित था। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि जातक में क्या वर्णन है? जो जातक कथाएं हैं इसमें किसका वर्णन है? तो जो जातक कथाएं होती हैं इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। किसमें? जातक में जो है महात्मा बुद्ध के
पूर्व जन्म के जो है कथाओं का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न हमारा कि फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बिन के से जो है यह फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 29वां प्रश्न, धुआं जो कि स्मोक होता है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो जो फॉग होता है यह किसकी उपस्थिति का कारण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 29वें प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड के कारण जो है यह होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश रहा। तो जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 था इसका विजेता कौन बना, बांग्लादेश बना। उपविजेता कौन था, भारत, यानी कि बांग्लादेश ने भारत को हरा कर ही जो है अंडर 19 विश्व कप 2020 जो है जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, तो देखिए सही लिखा हुआ है। दूसरा कि एंजाइम शरीर में उस स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हैं। 32वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में जो है यानी कि 18 अनुच्छेद में जो है उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 33वां प्रश्न, कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन सी है, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या फिर नीति आयोग। देखिए योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है, तो जो ये कार्य है नीति आयोग ही करती है। नीति आयोग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे और वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। राजीव कुमार उपाध्यक्ष और अमिताभ कांत जो है CEO हो जाएंगे किसके, नीति आयोग के। अगला देखिए 34वां प्रश्न, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है, विटामिन को जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, 34वें का जो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो अगर हम ऑप्शन देखें तो पशुपति की पूजा करते थे। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हमारे देश में अधिकांश भाग में जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन से वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है हमारे देश में अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 37वां प्रश्न, महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है। तो महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहां पर तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप प्रवणता, थर्मोक्लाइन, यानी कि जहाँ पर ताप कम होती है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है कि झारखंड का सिंहभूम जिला किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो जो झारखंड का सिंहभूम जिला है यह यूरेनियम के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। किसके लिए, यूरेनियम के लिए। और यहाँ पर जो है लौह अयस्क का भी भंडार है। क्या है, सिंहभूम में लौह अयस्क का भी भंडार है। और यहाँ पर देखिए यूरेनियम के साथ साथ तांबा भी जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर डी आप याद रखिए, यूरेनियम जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 39वां प्रश्न, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो तेल नदी है यह महानदी की सहायक है। और यह कहाँ पर है, रायपुर में बहती है। रायपुर में बहती है यह, और यह महानदी की सहायक है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए 40वां प्रश्न, निम्न विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। किसका, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है करेक्ट हो जाएगा। और आनंद मठ में जो है वंदे मातरम को भी जो है प्रकाशित किया गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला देखिए 41वां प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसने सौंपा था।
तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, इस पर जो है प्रारूप लिखने का कार्य जो है कांग्रेस ने महात्मा गांधी को सौंपा था। किसे? महात्मा गांधी को सौंपा था। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, अजात शत्रु किसका संबंध किस वंश से था? तो अजात शत्रु का जो संबंध था वो था हर्यक वंश से। सही आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु का संबंध हर्यक वंश से था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए 43वां प्रश्न, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित होता है और प्रजा के हित में ही उसका हित होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य चाणक्य का। किसने? चाणक्य ने कहा था कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए चाणक्य सही हो जाएगा। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो अर्थशास्त्र जो है, इनकी प्रसिद्ध रचना है क्या है? अर्थशास्त्र। तो ये बात आपको याद रखनी है, अर्थशास्त्र। और इनका दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो किस अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदामन की विभिन्न जो है उपलब्धियां वर्णित है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। अगला देखिए 45वां प्रश्न, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है जो मानव शरीर के अंतर निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित हो जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। रेटिनॉल को हम विटामिन ए भी कहते हैं। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभयारण्य बिहार में अवस्थित नहीं है? देखिए, कैमूर जो है बिहार में है, नागी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार में है, पंत वन्य अभयारण्य बिहार में है, लेकिन जो गांधी सागर अभयारण्य है बिहार में नहीं बल्कि कहाँ पर है? गांधी सागर अभयारण्य जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है कि जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर जो है इस बार की थीम रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वुमेन इन मस्जिद अ क्वेस्ट फॉर जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का, देखिए ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का जिया उल सलाम द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तितली, बिच्छू और झींगा ये सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो तितली, बिच्छू और झींगा ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, 1946 से 1950 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो 1946 से 1950 के दौरान जो है संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो से अगर आपको लाभ मिल रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।